हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं कैरियर ऑन स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से ये देखने वाले हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हमारे भारतीय उपनिवेश में जो भी महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास किया गया, आखिर वे कौन कौन से थे और वह हमारे भारत के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, तो उसे आज हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वारेन हेस्टिंग्स के महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, वैसे तो दोस्तों हमारे भारत में बहुत सारे गवर्नर जनरल के द्वारा सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया, परंतु उसमें से वारेन हेस्टिंग्स का जो नाम है वह बहुत ही महत्वपूर्णता से लिया जाता है। ठीक है, तो यह जो वारेन हेस्टिंग्स था दोस्तों, तो यह जब भारत में आया था उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही लाचार थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब बक्सर का युद्ध हो गया था और बक्सर के युद्ध के उपरांत जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली लगाया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, उसमें कुछ ऐसे अंतर्निहित दोष थे जिसके कारण शुरू से ही भारत से धनों का जो निर्गमन है वह जारी रहा और ब्रिटेन उससे लाभान्वित होता रहा। आगे चल करके जो भारत की स्थिति बन गई थी उसे देख करके पूरे विश्व में ब्रिटेन की आलोचना की जाने लगी थी। अब ब्रिटिश सरकार को भी लगा था कि कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह हमसे बिना बताए कुछ ऐसे कार्यक्रम को वहां पे लागू कर रही है जिससे वहां के लोगों को दिक्कत हो रहा है और इसी कारण हमारी जो आलोचना है वह पूरे विश्व में हो रही है। तो क्यों ना हम लोग कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करें और उसके द्वारा भारत की जो जनता है उसको कम शोषित किए बिना ही हम लोग ब्रिटेन में धन का निर्गमन करें। ओके, और इसी उद्देश्य से ब्रिटिश शासक ने क्या किया कि वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को 1772 ईस्वी में, ठीक है, 1772 ईस्वी में भारत भेज दिया। ठीक, 1772 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स भारत आए तो इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया, क्योंकि दोस्तों उस समय के दिन में, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। हालांकि प्रेसिडेंसियां बहुत थी, जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी हो या मद्रास प्रेसिडेंसी हो, परंतु उसमें भी जो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनका जो कद था वह हमेशा से ऊंचा हुआ करता था। इसका मुख्य कारण दोस्तों यह था कि बंगाल से इतने राजस्व एकत्रित किए जा सकते थे जिससे कि भारत से समस्त जितने भी व्यापार होते थे उनका जो मुआवजा है उसे चुकाया जा सकता था। और यही कारण है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर का पद हुआ करता था वह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यह भी देखेंगे कि यह जो वारेन हेस्टिंग्स जब 1772 ईस्वी में आया तो इसने सर्वप्रथम, ठीक है, इसने सर्वप्रथम भारत के आर्थिक, प्रशासनिक एवं जो अन्य गतिविधियां थी उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इसने भारत में आते ही जब सुधार कार्यक्रम को शुरू किया तो इसने द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहां पे आप लोगों को एक शब्द देखने को मिल रहा होगा, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन जो आप लोगों के यहाँ पे शब्द दिख रहा होगा, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे या कुछ को पता भी नहीं होगा, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में समस्त जानकारियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ पे लिखा गया है, तो द्वैध से तात्पर्य क्या है? दो। ठीक है, और शासन व्यवस्था के विषय में आप लोग तो जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर शासन में द्वैध भागीदारी कैसे होती है। तो इसका जो हाल का नमूना है या हाल का जो एग्जाम्पल है वह बिहार विधानसभा का इलेक्शन है। उसमें दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही यहाँ पे एनडीए की सरकार बनी तो आप लोग जानते हैं कि जो एनडीए है, एनडीए जो है वह एक संघ है, यह किसी एक पार्टी को नहीं कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अभी बिहार विधानसभा इलेक्शन में जेडीयू, बीजेपी, ठीक है, हम एंड वीआईपी, ठीक है,
ये 4 प्रमुख पार्टियां शामिल थे। अब यहाँ पे देखिए जो एनडीए की सरकार बनी तो यहाँ पे 4 लोगों की भागीदारी है। अब देखिए इसमें से जो 2 प्रमुख पार्टी है, सबसे प्रमुख वह जेडीयू एंड बीजेपी है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे सरकार का गठन हुआ, अब देखिए भागीदारी दोनों की है, तो यहाँ पे किसी एक पार्टी को ही समस्त मंत्रालय नहीं थमा दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों पार्टियां यह मांग करेगी कि कुछ प्रमुख जो मंत्रालय है वह आप ले लीजिए और जो कुछ प्रमुख मंत्रालय है वह हमें दे दीजिए, और तभी चल करके यह सरकार भी पूरे 5 सालों तक कार्य करेगी। यदि इनमें दोनों में से किसी में गड़बड़ी होगा तो यह सरकार वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ बक्सर के युद्ध के उपरांत। जब बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें जो अंग्रेजों की सत्ता है वह सर्वोच्च स्थापित हो गई हम भारतीयों की सत्ता पे, तो अंग्रेजों ने एक रूल लाया जिसके तहत उसने कहा कि अब जो बंगाल की सत्ता है इस पे सिर्फ आप राज नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें भी कुछ भागीदारी दीजिए, क्योंकि जो बंगाल की सत्ता है वह सिर्फ आप ही से नहीं हमसे भी चलती है। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने किया क्या कि बंगाल के शासक तो पहले ही पराजित थे, अब उनके हाथों की कठपुतली नवाब यहाँ पे कार्यरत था, तो उनके द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ी हाथ मारने की कोशिश की गई। और जो सबसे सर्वोच्च उस समय का मंत्रालय कह लीजिए, जो राजस्व विभाग था, ठीक है, राजस्व विभाग, उसको अपने हाथों में ले लिया गया। अब यहाँ पे नवाब का जो पद था यह पहले से कमजोर हो गया। अब नवाब को भी लगा कि आखिर हम नवाब किस बात के हैं, जब सारे अधिकार, राजस्व उस समय का बहुत महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था, तो उसने सोचा कि जब जो महत्वपूर्ण विभाग है यह कंपनी के द्वारा ले लिया गया और प्रशासन में तो उसका हस्तक्षेप जारी ही रहेगा, तो फिर हम नवाब किस बात के। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने नवाबों को संतुष्ट करने की भी एक नीति अपनाई और उसने कहा कि नहीं भैया, राजस्व का जो हम लोग विभाग ले लिए है बस इसी में हमारा हस्तक्षेप रहेगा, आप प्रशासनिक विभाग ले लीजिए, ठीक है, आप प्रशासनिक विभाग ले लीजिए और इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब यहाँ नवाब भी खुश हुए कि चलो भाई, सेना मेरी है, ताकत मेरी है, जब तो बंगाल में ये राजस्व वसूली करके ही क्या करेंगे, कभी भी जब हम चाहेंगे तो अपने ताकत के बल पे इन्हें पराजित भी कर सकते हैं। तत्कालीन स्थिति को यहाँ बंगाल के नवाब ने भाप नहीं पाया और उसने द्वैध शासन की जो व्यवस्था है उस पर हस्ताक्षर कर दिया। और उसके तहत हुआ क्या कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वह 2 व्यक्तियों के नियंत्रण में चलने लगी या 2 सत्ता से चलने लगी। दोनों सत्ता कौन कौन थे, तो एक बंगाल के नवाब थे और दूसरी कंपनी थी। और जो कंपनी का हेड हुआ करता था बंगाल में, बंगाल का गवर्नर, उसी के हाथों में यहाँ के सर्वोच्च सत्ता थी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि राजस्व जो विभाग है कंपनी के हाथों में चला गया और प्रशासनिक भाग किसके हाथों में चला गया, तो बंगाल के नवाब के हाथों में। इसमें दोस्तों बिपिन चंद्र ने एक टिप्पणी करते हुए लिखा है कि अंग्रेजों के पास अधिकार तो थे परंतु कर्तव्य नहीं थे, परंतु बंगाल के जो नवाब थे उनके पास कर्तव्य तो थे परंतु अधिकार नहीं थे। इनका ऐसा कहने का तात्पर्य यह हुआ, यहां पे देखिए, कोई भी जो सत्ता है वह किसके ऊपर चलती है, तो पैसे रुपए के बल पे, यानी राजस्व के ऊपर, यानी जितना अधिक राजस्व होगा उतना ही वह राज्य समृद्ध होगा। और यह जो अधिकार है किसके हाथ में था, तो कंपनी के हाथ में था। अब देखिए उनके पास यह अधिकार तो था परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया गया था या कोई ऐसा निश्चितता व्यक्त नहीं किया गया था जिससे हमें यह लगे कि हाँ उनके द्वारा हमारे भारतीय जनता के हित में कोई कार्य किया जाता था इस राजस्व के हिस्से से। परंतु इसके उल्टे में देखिए कि जो बंगाल का नवाब हुआ करते थे वे भारतीय जनता के बीच लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित करते थे, उनका पालन कराते थे, परंतु उनके पास कोई ऐसा सर्वोच्च अधिकार नहीं था जिसके बल पे वे जनता के हित में कोई अपने तरफ से कार्य कर सके। अर्थात उनके पास बस यही कर्तव्य था सिर्फ कि हाँ आप जनता के बीच लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, परंतु उनको अधिकार नहीं था कि वह अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का कार्य कर सके। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा द्वैध शासन के विषय में, ठीक है, कि सत्ता का यहाँ पे 2 भागों में बंटवारा होता है, एक प्रशासनिक और एक राजस्व। राजस्व कंपनी के हाथों में एवं प्रशासनिक बंगाल के नवाब के हाथों में। तो यहाँ पे देखिए यह जो व्यवस्था है दोस्तों, यह बहुत ही घृणित व्यवस्था बन गई थी, ठीक है, क्योंकि इसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी भी भारत का सही से विकास हो पाएगा। और दोस्तों इस बीच ऐसा धनों का निर्गमन हुआ भारत से ब्रिटेन की ओर कि इस अवधि को, जितने दिनों तक यह चला, 1765 से लेकर के 1772 तक, इतने दिनों तक जो भारत का काल है उसे लूट काल कहा जाता है।
ठीक है, लूट काल, लूट पीरियड कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मिल गया होगा कि 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और 1772 ईस्वी में इसका समापन हो गया। ठीक, तो यह देखिए जैसे ही लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो था वह भारत आया तो उसने सबसे पहले भारत की जो द्वैध शासन व्यवस्था है इसको समाप्त करने को सोचा और इसी उद्देश्य से दोस्तों उसने 1772 ईस्वी में क्या किया, तो द्वैध शासन व्यवस्था को यहां से समाप्त कर दिया और किया क्या कि जितने भी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था था वह अपने हाथों में ले लिया। और उसका मानना था दोस्तों यहाँ पे कि ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये सारे जो विभाग है, यदि हम एक ही व्यक्ति के हाथों में आ जाते हैं तो वह व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से और सही तरीके से उसका क्रियान्वयन कर सकता है, उसको सही ढंग से जनता के बीच लागू कर सकता है। और यही कारण है कि उसको एकत्रित करने का प्रयास किया और उसके बाद से प्रशासनिक और राजस्व विभाग का जो भी क्षेत्र था उसको अपने हाथों में ले लिया, अर्थात कंपनी के अधीन वे सारी व्यवस्था चली गई और वहां से कंपनी का रूल शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग इनके अगले सुधार कार्यक्रम की ओर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि यहां से भारत को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि पहले तो एक भारतीय जो नवाब हुआ करते थे उनका योगदान हुआ करता था प्रशासन में, परंतु अब वह भी नहीं रहा, तो फिर हम इसे अपने हित में सुधार कैसे कहें। परंतु अंग्रेजों के हित में यह सुधार अवश्य था कि अब प्रशासनिक और राजस्व दोनों जो अधिकार थे वे उनके हाथ में चल गए थे। अब प्रत्येक तरह की जो मनमानी है वह अपने हिसाब से कर सकते थे। ठीक है, इसके आगे यदि हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरा आता है लगान व्यवस्था में सुधार। ठीक है, लगान व्यवस्था में सुधार। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने से हमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, परंतु इतना फायदा तो अवश्य हुआ था कि कम से कम हमारा जो शासन का एकीकरण है वह हो गया था। क्योंकि यदि वैसे ही व्यवस्था चलती रहती तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि लगातार उसमें भारत की संपत्ति का दोहन हो रहा था और जैसे ही एक के हाथ में गया तो अब उसका मतलब उसके पास अधिकार तो मिला, परंतु उसके साथ साथ उसका कर्तव्य भी बनता था कि यहाँ की जनता का सही से पालन पोषण करे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग लगान व्यवस्था में सुधार। तो देखिए उस समय जो लगान व्यवस्था प्रचलित थी वारेन हेस्टिंग्स के समय में, वह भी बहुत ही घृणित व्यवस्था थी। ठीक है, उसकी भी हर जगह आलोचना की जाती थी, क्योंकि हम लोग यहां पे देखेंगे कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कोई ऐसी निश्चित व्यवस्था थी ही नहीं जिसके आधार पे अंग्रेज यह कह सके कि हाँ हमें प्रतिवर्ष इतनी आमदनी होती है। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे दोस्तों उनके द्वारा मुक्त व्यापार किया जाता था और उससे जितने भी धन होते थे अपने मतलब पर्सनली उनके द्वारा व्यापार करके और अपने खाते में वे जो राजस्व होते थे उसको रख लिया जाता था, या जो रुपये पैसे होते थे अपने खाते में रखा जाता था। उससे कंपनी को ज्यादा मुनाफा नहीं होता था और कंपनी को ज्यादा मुनाफा नहीं होता था तो अंग्रेजी जो सरकार थी उनको भी ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। तो यहाँ पे अंग्रेजी सरकार के साथ साथ कंपनी ने भी यहाँ पे एक रूल लागू करने को सोचा कि क्यों ना हम इसमें पारदर्शिता लाए और हमें यह पता करने में ज्यादा कामयाबी मिले कि हमें प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती है। और उसके आधार पे यदि हम लोगों को एक निश्चित रकम पता चल जाती है कि हाँ इतना रुपया हमें प्रतिवर्ष आमदनी होता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग अपने व्यापार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि भारत के जो बंगाल प्रेसिडेंसी था इसी से जितनी आमदनी होती थी, जितने राजस्व वसूले जाते थे, उसी पैसे से भारत से जितने भी वस्तुओं का आयात होता था उसी पैसे के द्वारा कर लिया जाता था। तो यहाँ कंपनी चाहती थी कि यदि एक निश्चित रकम हो जाएगा तो हम लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि हाँ हम लोग कितनी वस्तुओं का निर्यात यहाँ से ब्रिटेन में कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया और उसने 1772 ईस्वी में ही एक वर्षीय लगान व्यवस्था लागू किया। ठीक है, इसके तहत होता क्या था दोस्तों कि बंगाल प्रेसिडेंसी की जितनी भी भूमि थी, ठीक है, वह उस जमींदार को दिया जाता था जो कि सबसे अधिक राजस्व देने की बोली लगाता था। ठीक है, यानी
कंपनी के द्वारा एक बोली लगाई जाती थी किसी भी भूमि का, और कहा जाता था कि जो जमींदार हमें इसका ज्यादा राजस्व देगा उसी को यह भूमि सौंपी जाएगी और वह इस भूमि का मनमाना उपयोग कर सकता है, परंतु जो निश्चित रकम वह अभी स्वीकार करेगा वह हमें चुकाना पड़ेगा नियत तारीख को। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, यहां से भारतीय जो कृषि व्यवस्था है वह भले ही लाचार हो जाती है, परंतु कंपनी के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि अब उसको प्रति वर्ष की आमदनी का आकलन करने में मदद होगा। ठीक है, तो कुछ दिनों तक एक वर्षीय लगान व्यवस्था चलती है, परंतु आगे चल के दोस्तों, आगे चल करके इसमें भी कठिनाई हो जाती है। वारेन हेस्टिंग्स अब यह सोचता है कि प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष यदि हम लोग बोली लगाएंगे तो इससे हम ही लोगों को घाटा है। ठीक, क्योंकि हो सकता है कहीं अगले साल सुखाड़ हो या अगले साल दहाड़ हो, तो उस समय तो कोई भी जमींदार हमें ज्यादा रकम देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो क्यों ना हम लोग एक ही बार 5 साल के लिए बोली लगा देते हैं, और उस बीच चाहे कुछ भी हो, कोई भी महामारी आई, कोई भी अकाल पड़े, उसका सामना जमींदार करे या किसान करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि इसे कुछ ही दिनों बाद एक वर्षीय लगान व्यवस्था को रद्द करके पंचवर्षीय योजना लाया गया। ठीक है, कौन सा? पंचवर्षीय लगान व्यवस्था, पंचवर्षीय लगान व्यवस्था। ठीक, यानी अब वही जो बोली लगाई जाती थी 1 सालों के लिए, अब उसे 5 साल बढ़ा के कर दिया गया। और आगे चल करके यह भी वारेन हेस्टिंग्स को नहीं भया और इसे भी समाप्त करके 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लाया, जिसमें 10 सालों के लिए बोली लगाई जाती थी, यानी 10 सालों का जो लगान रकम था वह नियत कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यह जो 1 वर्षीय, पंचवर्षीय और 10 वर्षीय लगान व्यवस्था आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, इसी को क्रमशः 1 साला, 5 साला एवं 10 साला व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को यह तो पता चल गया होगा कि 1 साला, 5 साला एवं 10 साला व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लगान व्यवस्था से संबंधित है या राजस्व वसूली से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने तो देख लिया। अब यहां पे वारेन हेस्टिंग्स को इस बात की भी जरूरत थी कि आखिर इस लगान की वसूली कौन करेगा। ठीक है, इस लगान की वसूली का देखभाल कौन करेगा, क्योंकि जब तक कोई एक ईमानदार व्यक्ति या कोई एक ऐसा पोस्ट हम लोग नहीं बनाएंगे जिसके द्वारा इसका निरीक्षण किया जाए, तब तक यह लगान व्यवस्था व्यवहार में सही साबित नहीं होगा। और इसी उद्देश्य से दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लगान व्यवस्था में लगान वसूली के लिए, ठीक है, लगान वसूली के लिए ठीक है, एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई। और यही जो सुपरवाइजर हुआ करता था दोस्तों, इसी को आगे चल करके कलेक्टर के नाम से जाना गया। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को यह भी पता चल गया होगा कि कलेक्टर का काम क्या होता था? तो राजस्व वसूली। ठीक है, कलेक्टर, इसी को आगे चल करके कलेक्टर कहा गया। अब वारेन हेस्टिंग्स ने यह तय कर दिया गया कि कलेक्टर के द्वारा ही जो बंगाल प्रेसिडेंसी का समस्त राजस्व वसूली है वह किया जाएगा। ठीक है, यह पद आज भी है, परंतु इसे बीच में ही समाप्त भी किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के ही द्वारा जब कलेक्टर के द्वारा कुछ बेईमानी प्रदर्शित किया जाने लगा तो उसने कलेक्टर पद को समाप्त कर दिया और एक लगान परिषद की स्थापना किया। किस चीज की स्थापना किया? तो एक लगान परिषद की स्थापना किया। यह लगान परिषद भी बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखिए, यह जो लगान परिषद की स्थापना किया उसमें कलेक्टर का पद तो समाप्त कर दिया, परंतु अब भी इसमें एक ऐसी आवश्यकता थी जिसको पूरा करना उसके लिए अनिवार्य था। उसने सोचा कि मैंने तो कलेक्टर का पद यहाँ पे समाप्त कर दिया, लगान परिषद का जो स्थापना है उसे कर दिया, परंतु इसमें एक ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो कि जितनी भी राजस्व वसूली है इसका निरीक्षण करे, इसका देखभाल करे। ठीक, और उसी के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने एक पद बनाया। ठीक है, जिसे राय रायन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? तो राय रायन। राय रायन एक ऐसा अधिकारी होता था जो कि राजस्व वसूली का निरीक्षण करता था। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों को यह पता चल गया कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो दूसरा सुधार किया गया वह लगान व्यवस्था से संबंधित था, जिसमें निम्नलिखित सुधार किया। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं और यह देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अगला सुधार क्या किया जाता है। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, व्यापार में सुधार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो व्यापार में सुधार किया गया था वह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा, ठीक है, यदि पिछले वीडियो को आप लोग अटेंड किए होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि उस समय तक, ठीक है, यानी भले ही बक्सर का युद्ध हो गया था, बंगाल में द्वैध शासन लग गई थी, परंतु उस समय तक दोस्तों क्या था कि बंगाल में एक दस्तक प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, कौन सी प्रणाली? तो दस्तक प्रणाली प्रचलित थी। यह दस्तक प्रणाली होती क्या थी दोस्तों कि इसमें, इस प्रणाली के तहत कंपनी के गवर्नर को यह अधिकार दिया गया था, ठीक है, जो कंपनी का डायरेक्टर हुआ करता था उसे यह अधिकार दिया गया था कि वह कंपनी का जो व्यापार है वह चुंगी मुक्त कर सके। तो कंपनी का गवर्नर एक मुहर लगा देता था जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं, और वे कर्मचारी पूरे जितने भी मतलब सीमा तक दस्तक प्रणाली प्रचलित थी वहां तक जाकर, यानी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, ठीक है, इन तीनों राज्यों में, इन तीनों प्रांतों में वे कहीं भी किसी भी सीमा को पार कर सकते थे और बिना चुंगी के वहां व्यापार कर सकते थे। परंतु वारेन हेस्टिंग्स जब यहाँ पे आया तो उसने देखा कि इससे कंपनी को मुनाफे तो कम होते हैं, परंतु यहाँ के जो व्यक्तिगत कर्मचारी हैं कंपनी के, उनको ज्यादा मुनाफे होते हैं। तो उसने कंपनी के व्यक्तिगत व्यापार को रोकने के लिए, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार को रोकने के उद्देश्य से उसने दस्तक प्रणाली को यहाँ पे समाप्त कर दिया। ठीक, और दस्तक प्रणाली को समाप्त करके जितने भी चुंगी ठेके हुआ करते थे उनको भी समाप्त कर दिया। उनका मानना था कि ये जो चुंगी वसूली है यह व्यापार को बहुत ज्यादा बाधित करती है, और यदि दस्तक प्रणाली यहाँ पे मौजूद रहेगी तो कंपनी का जो व्यापार है वह कभी भी विकास नहीं कर पाएगा, और इसी उद्देश्य से दस्तक प्रणाली जो है उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और दस्तक प्रणाली समाप्त करके चुंगी ठेके भी समाप्त किए, परंतु कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका एंड पटना, ठीक है, भले ही चुंगी ठेके जितने भी थे उनको वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया, परंतु ये जो मुख्य 5 जगह है, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना, यहाँ पे व्यापार से संबंधित जितने भी चुंगी कार्य थे उनका यहाँ पे कार्यालय बनाया गया। यानी चुंगी वसूली सिर्फ इन्हीं जगहों पे हो सकती थी, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका एंड पटना, और उनका जो निरीक्षण कार्यालय था वह भी यहीं पे स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब अगले पॉइंट को दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा भारत में किया गया अगला सुधार कार्यक्रम कौन सा है। ठीक है, तो अगले सुधार कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला सुधार कार्यक्रम यानी चौथा कार्यक्रम जो था वह था न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार, ओके। अब देखिए दोस्तों, इसमें वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो न्यायिक सुधार किया गया था वह भी भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह कैसे? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, वारेन हेस्टिंग्स ने किया क्या कि उस समय जो दौरा अदालत हुआ करते थे, यानी जो जहां तहां जा के दौरा अदालत लगाते थे, यानी प्रत्येक दरवाजे पे जाकर के उनसे उनकी समस्या को सुनने का प्रयास करते थे और वहीं पे उनका मुकदमा लड़ते थे, उनके द्वार पे ही। तो ऐसी जो अदालतें थे इनको वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया, क्योंकि यह जनता के लिए काफी महंगे होते थे। और उनके जगह किया क्या कि प्रत्येक जिले में इसने 2 अदालत लगवाए। ठीक है, 2 अदालत स्थापित करवाए। प्रत्येक जो जिला था इसमें 2 अदालत, एक दीवानी दूसरा फौजदारी,
जो कि दोस्तों हम लोगों को आज भी देखने को मिलते हैं। यह किसका देन है? तो वारेन हेस्टिंग्स का। तो दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आज हम लोगों को देखने को मिलता है दीवानी और फौजदारी अदालत प्रत्येक जिले में, वह किसकी देन है? तो या उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसका आंसर जो है वह कौन होगा? तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिले में 2 न्यायिक अदालत स्थापित करवाए। कौन कौन से? पहला दीवानी अदालत और दूसरा फौजदारी अदालत। अब दोस्तों जो दीवानी अदालत हुआ करता था, इसका जो मुकदमा है वह कलेक्टर लड़ता था। ठीक है, वह कलेक्टर के द्वारा लड़ी जाती थी उसका मुकदमा। यानी दीवानी अदालत से संबंधित जितने भी मुकदमे होते थे उस पर न्याय कौन करता था? तो कलेक्टर करता था। और उसके आगे हम लोग देखेंगे फौजदारी न्यायालय को। ठीक है, यानी फौजदारी कोर्ट को। तो फौजदारी जो न्यायालय होता था, इसमें जितने भी मुकदमे आते थे उनको जो सुनने का काम है या उस पर जो न्याय करने का कार्य है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय जो अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय अधिकारी हुआ करते थे उनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि जितने भी दीवानी, ठीक है, जितने भी दीवानी मुकदमे होते थे इनका जो न्याय है दोस्तों, यह हिंदू और मुस्लिम जो भी पहले से धार्मिक रूल हुआ करते थे उन्हीं के आधार पर किया जाता था। परंतु जो फौजदारी मुकदमे हैं इसका न्याय केवल और केवल जो इस्लामिक कानून हुआ करते थे उन्हीं के आधार पर किया जाता था। तो दोस्तों ये जितने भी बातों को हम लोगों ने देखा, ये रहा वारेन हेस्टिंग्स के महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम से संबंधित। ठीक है, आगे के वीडियो में हम लोग अगले गवर्नर जनरल के या अगले गवर्नर के सुधार कार्यक्रमों को देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।